नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सेशल के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से पीएम मोदी सम्मानित। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को किया संबोधित। राम मंदिर चढ़ावा मामले में दनादन एक्शन। टिन्नू यादव समेत 8 आरोपियों के घर पर पड़ा छापा। अहम दस्तावेज और बैंक खातों से जुड़े कागजात बरामद। अकाल तख्त विवाद पर केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। अमृतसर में आप नेताओं की अहम बैठक। भगवंत मान के इस्तीफे की मांग तेज। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान। टीएमसी के बागी नेताओं पर 4 एफआईआर दर्ज। टीएमसी की अंदरूनी कलह पर छिड़ी बहस। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव। ईरान ने भी की जंग की तैयारी। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत की। पीएम मोदी ने पूर्वी अमेरिकी द्वीप सेशेल की अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान एक और कामयाबी हासिल की। सेशेल के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने पीएम मोदी को देश के विशेष राष्ट्रपति सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा। ये सम्मान पीएम मोदी को वैश्विक नेतृत्व और पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्लू इकोनॉमी और छोटे विकासशील देशों को आगे बढ़ाने के पीएम मोदी के संकल्प को दर्शाता है, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि हम हिंद महासागर को संघर्ष का नहीं बल्कि अवसरों का महासागर बनाना चाहते हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और सेशेल के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हिंद महासागर में भारत का बढ़ता प्रभाव कई वैश्विक ताकतों के लिए एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी की यह कूटनीतिक सफलता डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत वैश्विक राजनीति में पहले से ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी डाउट के इस वक्त दुनिया के सबसे अहम तरीन ग्लोबल लीडर हैं। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है आज की तारीख में जिसे अलग अलग देशों के द्वारा 32 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हो, और उसमें आज एक और इजाफा हो गया। किस लिए दिया गया? दिया गया है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ग्लोबल पीस, सस्टेनेबल इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, तरह तरह की चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद कर रहे हैं, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर रही है। अब देखिए, जहां जा रहे हैं वहीं यूपीआई पहुंचा दे रहे हैं। सेशेल्स कहां है? अब कोई हिंदुस्तानी वहां जाएगा, वो आराम से वो पे करेगा फोन से, कोई एक्सचेंज रेट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से। तो आप देखिए, धीरे धीरे करते 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 प्रधानमंत्री मोदी भारत को किस पेडेस्टल पे लेकर के जा रहे हैं। जब उनको यह अवार्ड दिया गया तो ये अवार्ड सेशेल्स के लिए उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, उसके लिए नहीं दिया गया। उन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए दुनिया में जो छोटे देश हैं उनकी आवाज जिस तरह से प्रधानमंत्री बने हैं, उसके लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। और इसलिए वो जहां जाते हैं, बड़े देशों को छोड़ दीजिए, हर छोटे देश में सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी की जो खातिरदारी करते हैं, भाई और दुनिया में कोई नहीं मिला। आप अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, वाई मोदी? ये जो अवार्ड दिया गया और उस दौरान जो बातें कही गई सेशेल्स के प्रधानमंत्री के द्वारा, वही बताता है कि भारत की धाक पूरी दुनिया में कैसे बढ़ रहा है। जी, खबरों में अब बात सीएम योगी के दनादन एक्शन की। राम मंदिर में चढ़ावे मामले में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज 8 आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई कीमती सामान भी बरामद किए गए। मुख्य आरोपियों में शामिल टिन्नू यादव के घर पर हुई तलाशी के दौरान ज्वेलरी, नकदी से जुड़े दस्तावेज मिले और इस मामले में और कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जांच टीम ने आरोपियों के मोबाइल फोन, डिजिटल रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी है। इन सबूतों से पूरे नेटवर्क और चोरी की प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही हैं। इस मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा से पूछताछ की जा रही है और आगे भी पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
जिस तरह से राम मंदिर चोरी मामले में एक्शन हो रहा है, तो आने वाले दिनों में क्या सनसनीखेज खुलासे और होंगे? देखिए, बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा तो आज रात में मैं 9 बजे करूंगा। 1008 केजी सोना रामलला का गायब है। किसने चोरी की, यह भी जांच का विषय है, क्योंकि सबूत आ गया है। रही बात, ये जो मसला चल रहा है, एक्शन होगा, ये तो योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन ही कह दिया, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और नहीं छोड़ने पे मुझे याद आ रहा है कि जो 11 जुलाई को मीटिंग होने वाली है ट्रस्ट की, उसमें कई सारे बदलाव वो किए जाएंगे। सरकार की तरफ से एक प्रॉपर तरीका तय किया जाएगा, प्रोफेशनल्स को वहां जगह दी जाएगी और ये चढ़ावा से लेकर के पूरा प्रबंधन का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार होगा, ताकि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस मंदिर को चलाया जा सके। साथ ही साथ बड़ी खबर ये आ रही है कि चंपत राय साहब को अयोध्या छोड़ने के लिए कह दिया गया है। उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है। वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय दफ्तर के अंदर उनको कुछ काम दिया जाएगा। उसी तरीके से गोपाल राव, जिसके नाम जो कंस्ट्रक्शन का जो वहां पे इंचार्ज हुआ करते थे, उनको पश्चिम भारत में कहीं दायित्व दिया जा रहा है। अनिल मिश्रा को बिल्कुल ऐसे ही छोड़ा जा रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। एक एक चोरों को पकड़ने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम, एसआईटी और पुलिस को खुली छूट दे रखी है। जी, और खबरों में आगे का रुख करते हैं। सोमवार को श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेशी से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी की अमृतसर के सर्किट हाउस में एक बैठक हुई। बैठक में आप विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। श्री अकाल तख्त साहिब में भगवंत मान की पेशी और उससे जुड़े राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं पर रणनीति तैयार की गई। हालांकि बैठक में पार्टी आपसी झगड़े और मतभेद की खबरें भी सामने आई, लेकिन केजरीवाल इसे रणनीतिक बैठक बता रहे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब में प्रस्तावित पेशी से पहले हुई इस बैठक को पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी कमजोर होती राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने की जुगत लगा रही है। वहीं बैठक में हुई चर्चाओं और बहस को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जो है वो और तेज हो गया है। आज अमृतसर में बैठक हुई, लेकिन केजरीवाल की दिक्कतें और कितनी बढ़ने वाली हैं? देखिए, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वही हाल है। आप 2 दिन पहले तक अकाल तख्त को राजनीति का अड्डा बता रहे थे। दिस इज व्हाट यू वर सेइंग। आप अकाल तख्त के फरमानों का निरादर कर रहे थे। उनको यह इल्म नहीं था कि तमाम सिख विधायकों को बुला लिया जाएगा। सिर्फ आम आदमी पार्टी के सिख विधायकों को नहीं बुलाया गया है। तमाम सिख जिस जिस पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस में हो, अकाली दल से हो या किसी और पार्टी, सबको बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? बुलाया इसलिए गया है कि श्री अकाल तख्त साहब की तरफ से भगवंत मान को गुरु दोखी घोषित कर दिया गया है। उनको सिख धर्म से बाहर कर दिया गया है और उनको बुला करके यही कहा जाएगा कि आपको तय करना होगा, आपको चूज करना होगा कि आप अकाल तख्त के इस फरमान के साथ हो या फिर एक गुरु दोखी के साथ खड़े हो। यह कहानी है। कल 11 बजे सबको पेश होना है। अभी तक आप कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है, पार्टी के अंदर विद्रोह हो रहा है, सिख विधायक, उनको तो घर भी जाना है, उनको अपने गांव जाना है, वहां बवाल कटा हुआ है। और ऐसे में आपने एक रणनीति तैयार की कि भाई सारे लोग जाएंगे। पहले तो यह तय होना बड़ा मुश्किल था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब यह बताया जा रहा है कि जाएंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं, लिखित में अपनी बात को कहेगा। अब लिखित में कौन क्या बात कहेगा, इसके अब ये भी एक रणनीति का हिस्सा है कि क्या क्या लिख करके दिया जाएगा कि भाई आप जो है अकाल तख्त की फरमान को उसको मान भी लो और राजनीति भी कर जाओ। ये दोनों ही चीजें जो है वो होने जा रही है। लेकिन जो एसजीपीसी की तरफ से, जो समाज की तरफ से, जो अकाल तख्त की तरफ से रुख नजर आ रहा है, भगवंत मान साहब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सही कहा आपने। और खबरों में अब बात ममता बनर्जी की मुश्किलों की।
टीएमसी में अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के भीतर चल रहे विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया। ममता बनर्जी के समर्थक गुट ने बागी नेताओं के खिलाफ पुलिस में 4 शिकायतें दर्ज कराई हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डोला सेन ने बागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने बागी सांसदों के खिलाफ दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास धोखाधड़ी की लिखित शिकायत दी है। पूरा विवाद टीएमसी के 20 बागी सांसदों के उस कदम के बाद शुरू हुआ जब काकोली घोष दस्तीदार ने अगुवाई वाले बागी गुट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी एनसीपीआई में तृणमूल कांग्रेस का विलय करने और संसद में एनडीए को समर्थन देने का दावा किया। डोला सेन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बागी गुट ने इस विलय के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया है। डॉक्टर साहब, ये सब क्या है? क्या ममता की राजनीति पूरी तरह से खत्म? देखिए, ममता बनर्जी जाना कहीं और चाहिए, करना कुछ और चाहिए। आप ठीक उसके उलट काम कर रही हैं। पहले तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि व्हाई डिड दे लीव। वो छोड़ी, पार्टी को क्यों छोड़ा इन लोगों ने? वो मूल मुद्दा आपने उसको पकड़ा नहीं। भाई आप पुलिस केस दर्ज करा के क्या कर लीजिएगा? सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई ही नहीं होगी। फर्जी दस्तावेज क्या होता है? व्हाट इज फर्जी दस्तावेज? ओम बिरला साहब ने 20 के 20 सांसदों को सामने बुला करके पूछताछ की, सामने में साइन करवाया। वो कागज, उसका वीडियो भी है। क्या हम अलग गुट बना रहे हैं, ये साइन कर रहे हैं, सब लोग साइन करते हुए। अब जब दस्तावेज ऑन कैमरा बन रहा है तो फिर पुलिस इसमें क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। जो करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा कि भाई ओरिजिनल कौन है, कौन क्या है, आपको सिंबल मिलेगा नहीं मिलेगा। ये लड़ाई जो वहां चल रही है, क्योंकि बवाल अभी बहुत कुछ होने वाला है। ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी का नाम चला गया, सिंबल चला गया, झंडा चला गया, दफ्तर चला गया, बैंक अकाउंट सीज हो गए। आप डोला सेन को भेज करके वहां फर्जी दस्तावेज, और ये मुझे लगता है ये बेकार की चीजें हैं। शी जस्ट वांट टू प्रोजेक्ट हरसेल्फ कि शी इज अ फाइटर एंड शी इज फाइटिंग। उसको कहते हैं कि दीवार पे जाकर के सिर मारने से वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल सिन वो आपके हाथों हुआ है, अभिषेक बनर्जी के हाथों हुआ है। आपने पार्टी के नेताओं को गुलाम समझ लिया, इस वजह से ये टूट फूट हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, बंगाल की जनता का फैसला आपने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए आप निकल नहीं सकती हैं बाहर। चोर 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 चोर, सारे लोग अंडे खा रहे हैं। क्यों? चुनाव हार के बाद आप बहुत ही सौम्यता के साथ, गंभीरता के साथ आप आकर के सामने कहती कि हां, जनता का ये फैसला हम बिल्कुल बहुत ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करते हैं। हम हार गए, हम मेहनत करेंगे। लोग अंडे नहीं मारते, चोर चोर नहीं कहते। लेकिन ये सब किया धरा ममता बनर्जी के डिल्यूजन का है। उस डिल्यूजन से ममता बनर्जी बाहर जब तक नहीं आएंगी, तब तक ममता बनर्जी इस मुसीबत में फंसती रहेंगी। सही विश्लेषण। और खबरों के आखिर में बात ईरान पर अटैक की। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने ईरान के करीब 10 सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि हताहत लोगों की संख्या को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई। ईरान ने अमेरिकी अटैक को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। ईरान ने कहा है कि वो उसका जवाब जरूर देगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका और ईरान के बीच ये सैन्य टकराव और बढ़ता है तो इसका असर पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर फिर पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, ईरान जिस तरह से यहाँ पर कहें कि अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तो ये मामला कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए, आंखें नहीं दिखा सकता, ईरान की इतनी हैसियत नहीं है। टोपी पहनाया है। ये पाकिस्तान और ईरान ने मिलके डोनाल्ड ट्रंप को टोपी पहनाने में ये लोग कामयाब हो गए। कारण ये है कि डील जो हुई, डील में बातचीत कुछ और हुई, कर ये लोग कुछ और रहे हैं। ये युद्ध की शुरुआत क्यों हुई? युद्ध की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि ईरान इस बात पे तैयारी नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना कंट्रोल को वो छोड़ दे। और ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई पीस नहीं होने वाला।
ये ईरानियंस, ये पाकिस्तानी, इन पे भरोसा किया जा सकता है क्या? उस पूरी की पूरी डील में मिसाइल्स के बारे में कोई चर्चा नहीं, वो फिर मिसाइल बना लेगा। अमेरिका तक नहीं पहुंचता है मिसाइल, ईरान तक तो पहुंचता है, सऊदी अरब तक तो पहुंचता है, बहरीन तक तो पहुंचता है, दुबई तक तो पहुंचता है। अभी वहां शुरू हुआ, आप देखिए कि किस तरह से फिर से इन मुस्लिम देशों के ऊपर ईरान की तरफ से रॉकेट्स दागने लग गए ये लोग। आप कहते हो कि भाई वहां हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल किसकी सोवरेनिटी जो है आप उसको नष्ट कर रहे हो? ये मुस्लिम ममालिक है, मुस्लिम देश है। वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं, वो सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया ये चाहती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री हो। ईरान वो करेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही वो करेगा उसके हाथ से सारी चीजें निकल जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप वो हर बात पे खुद को ही अब तक इतना बदलते रहे कि उनकी क्रेडिबिलिटी हो गई है जीरो, और ईरान ने समझ लिया कि यह है कमजोरी। मैं शुरू से कह रहा हूं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ये वार्ता पे खत्म नहीं होने वाली, इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन नहीं है। आपको वहां रिजीम चेंज करना पड़ेगा, ईरान को तबाह करना पड़ेगा, घुटने पे लाना होगा। अदरवाइज ये इजराइल के लिए भी और अब तमाम मिडिल ईस्ट के लिए, ये जितने भी सुन्नी देश हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो, ये सब खतरे में रहेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, वहां कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, वहां आर्मी का रूल चलता है। इस बात को हम समझेंगे तो आप अच्छी तरीके से सिचुएशन को समझ सकते हैं कि जब तक आर्मी का वहां प्रभाव रहेगा तब तक कोई सलूशन नहीं निकलेगा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।